पाकिस्तान आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो था वो जो पैसे पुसे कमाए थे अमेरिका से, काफ़ी सारे कमाए थे, तो वो यहाँ पे किसी एक दो कोई रियल स्टेट डील्स में जो है वो यहाँ पे हर किसी ने कहा कि जी यहाँ पे तो रियल स्टेट में ही पैसा बनता है। तो हमने भी 9/11 के बाद, ये 2005 की बात है, 2005 की बात। मुशर्रफ साहब का ज़माना था। हाँ जी, उस वक्त मुशर्रफ साहब और शौकत अजीज़ साहब थे। तो वो बस वो कोई आलमोस्ट को बहुत बड़ी रकम जो है ना वो यहाँ पे कोई फ्रॉड श्रॉड हो गए, क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब आपका एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है तो आपको पता नहीं होता यहाँ का कि क्या सूरत हाल है। 16-17 साल के बाद आप वापस आ रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कितना बड़ा फ्रॉड हो गया। तो ऑलमोस्ट को 40-50 करोड़ रुपए का उस टाइम में तो वो जो है तो वो बस एक अजीब सी सिचुएशन हो गई। तो मैंने कहा तो एतमाद की वजह से हुआ या इन्वेस्टमेंट गलत होगी क्या? बस वो एक्चुअली एतमाद की वजह से, बड़ी, मैं नाम नहीं लूँगा, अब अच्छा नहीं लगता किसी की बिहाइंड बैक, तो बड़े काफ़ी बड़े ब्यूरोक्रेट थे उनके घर पे, बल्कि वो रियल स्टेट की सारी डील साइन हुई हमारी, सारा कुछ, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पता चला कि वो डॉक्यूमेंट्स बड़े फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स थे। तो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने फिर बहुत ही हार्ड टाइम को और तरीक़ों से वो जो है वो चोकअप करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने कहा कि बस आई थिंक जो है जो पाकिस्तान की खिदमत करने का जज्बा था वो अब ज़रा काफ़ी नीचे बैठ गया, बहुत ज़्यादा बैठ गया। तो फिर जो है देन मैंने उसी दौरान मैंने कहा कि नहीं, आई थिंक द टाइम टू मूव आउट। तो फिर उस वक्त दुबई की मार्केट बड़ी बूम कर रही थी, तो आई मूव टू दुबई। ठीक है, पाकिस्तान वापस आए हैं, पाकिस्तान वापस आके सारा कुछ लुटू के तो फिर हम दुबई चले गए। तो लेकिन ये था कि हमें पता था कि हमने वी मेड मनी वंस तो वी विल मेक इट अगेन, कि हम दोबारा फिर कमा लेंगे। वैसे कोई बात नहीं, ये बात आपने कह तो दी लेकिन सच्ची बात ये है कि जब उस वक्त 40-50 करोड़ का नुकसान हुआ होगा, ये आज का 1 करोड़ रुपया बनता है, इससे ज़्यादा ही बनता होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो उस वक्त आपको क्या यानी मायूसी तो हुई होगी ना? नहीं, बहुत ज़्यादा मायूसी हुई कि हम तो आए थे कि चलें हम पाकिस्तान में जो है एक कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, जो हमने लर्न किया अमेरिका में, जो हमने अर्न किया उसको पाकिस्तान लेके आए। फिर आपने अपने आप को संभाला कैसे? यानी क्या उस वक्त बंदे को हौसला देने के लिए भी कोई बात नहीं आती? बंदा अपने आप को क्या कहेगा यार? ये सही कह रहे हैं। बस वो यही था कि एक मोटिवेशन थी कि जो हमें शुरू से पता था कि हमने ज़ीरो से शुरू किया था। तो आप ये कहते हैं कि आपने कहा जी एक मरतबा अगर बना लिए थे हमने, तो ये दूसरी मरतबा भी मुझे बनाने आते हैं, मैं बना लूँगा। देखिए, अमेरिका में भी एक्चुअली 2-3 दफ़ा जो बिजनेसमैन, एक्चुअली बिज़नेस में आपको रिस्क लेना पड़ता है। आप बिजनेसमैन ही नहीं हैं कि अगर आप रिस्क नहीं लेते। तो एक बहुत बड़े जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि मैं द ओनली रिग्रेट आई हैव इन माई लाइफ इज़ कि मैंने जो चांस नहीं लिया, मुझे सिर्फ उसकी रिग्रेट है। बाकी जो चांस मैंने ले लिया उसकी कोई रिग्रेट नहीं है। उसमें या नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो मैंने कुछ सीखा, ठीक है, नफ़ा हुआ तो मैं और आगे बढ़ा। तो इससे जो है तो बस वही चीज़ें हमारे भी माइंड में थी कि कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जो है हमने पहले भी इसी तरह 2-3 दफ़ा ज़ीरो से आके स्टार्ट किया और अब फिर कोई इशू नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप दुबई जब जा रहे हैं तो सरमाया है पास, लेकिन बहुत कम होगा? नहीं, बहुत कम पैसे थे। दुबई से फिर एक न्यू स्टार्ट था टोटली, लेकिन ये है कि वो स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह अगेन बड़ा हार्ड वर्क किया हमने। विदिन 2-3 ईयर्स जो था वहाँ पे दुबई में मार्केट बड़ी अच्छी थी। हमने इन्वेस्टमेंट और रियल स्टेट में हमने स्पेशली जो था वो इन्वेस्टमेंट थी। फिर उसी दौरान मैं रूलिंग फैमिली का एडवाइज़र अपॉइंट हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये वाकया मुझे सुनने वाला है। मेरे जो बिजनेस पार्टनर थे, आई न्यू हिम फ्रॉम द US, तो वो शेख मोहम्मद के भतीजे थे, ठीक है, हिज़ाइनस शेख बुती बिन सोहेल अल मखदूम। तो वो उन्होंने ही मेरी फिर अपॉइंटमेंट भी करवा दी एज ए एडवाइज़र टू रूलिंग फैमिली ऑफ दुबई। तो वो फिर एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि पूरी एडवाइज़र, हाँ जी, बिजनेस भी और मैं टूरिज़म को भी देखता था। हाँ जी, तो वो फिर कोई ऑलमोस्ट 10 साल जो है वो दुबई में गुजारे। लेकिन दुबई से फिर वही था क्योंकि जब ये आपके अंदर एक जो वो आपको पिंचिंग शुरू हो जाती है ना कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, मैंने पाकिस्तान को कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि देखें हमें इस मुल्क ने सब कुछ दिया। तो हमने जो है तो ये टाइम होता है कि आप जाके इस मुल्क को भूलें ना।
ये बड़ी एक थिन लाइन होती है, बहुत से लोग जो है वो फिर पीछे की तरफ नहीं देखते। और 10 साल आपके गुजरे, आपके पास पोजीशन अच्छी है, आप प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं, पोजीशन आपकी दोबारा से बन गई, माली हालत भी ठीक हो गई, बेहतरीन हो गई, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आई तो मेड। उसके बाद फिर ख्याल ये आया कि यार अब वापस जाना है, कुछ करना है? अब यही था कि अगेन फिर यही था कि फिर वही माइंड में था कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान में करना है, कुछ ना कुछ पाकिस्तान में करना है। ने कोई रोका नहीं? पिछला कोई एक्सपीरियंस याद तो नहीं रहा? उन्होंने कराया, बिल्कुल कराया, फैमिली ने भी, दोस्तों ने भी, लेकिन ये था कि अब हमने सीख लिया था कुछ, कि ये था कि पाकिस्तान में सिर्फ ऐसे नहीं जाना कि रातों रात जाके बैठ जाएं पैसे लेके। तो अब हमने इसको स्टेप्स में काम करना है पाकिस्तान में। तो अभी तक मेरा दुबई में ऑफिस मौजूद है, मेरा अभी तक वहाँ पे रेजिडेंस है, गाड़ियाँ हैं वहाँ पे मौजूद हैं, कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ से फिर वही हाथ हो जाए तो जाके इस दफ़ा कम से कम हमारे पास ऑफिस छत मौजूद हो, गाड़ी शाड़ी मौजूद हो। मुकम्मल इस दफ़ा कश्तियाँ नहीं जलाई थी? मुकम्मल कश्तियाँ नहीं जलाई, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम हमने। लेकिन वैसे भी आपने कहा ना, जिस तरह गलतियों से बंदा सीख लेता है, सीखता है, तो आपको ये कि यार अब कम से कम इस तरह आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना। तो हमने फिर इस तरह आके, सबसे पहले मैंने ऑप्शंस रेस्टोरेंट, एक बड़ा ट्रेंडी रेस्टोरेंट था, उसके साथ बड़ी यादें जुड़ी। एग्जैक्टली, इतना खूबसूरत वो रेस्टोरेंट था। और यहाँ पे मेन पे मेरा ख्याल है पंजाब यूनिवर्सिटी के आसपास से, गार्डन टाउन के आसपास से कोई गुजरता और उसे पता ना ऑप्शंस का, ऐसे ही ये हो नहीं सकता। पूरे पाकिस्तान से हमारे पास लोग आते थे एंड पीपल फील रियली प्राइड। मैंने अभी कॉफी शॉप का इस तरह से ट्रेंड नहीं कोई आया था, इसी तरह मैंने उसका सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं, इवन मेरा जो फर्नीचर था दैट वाज इंस्पायर्ड बाय बुर्जुल अरब। तो बुर्जुल अरब में जो चेयर्स थी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, वो मैंने डिफरेंट सेक्शंस में रखी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो एक्वेरियम बनाया उसके अंदर, उसकी वाइब भी कुछ वो वाइब सी बड़ी। तो फिर इसी तरह हमने सारी स्क्रीन्स लगा के, दैट इज इन 2012 में। तो वो 12 में फिर वो वहाँ से दोबारा से उस सफ़र का आगाज़ किया। तो यानी पाकिस्तान में ये वाला आपका पहला बिजनेस अब स्टार्ट होता है, क्योंकि पहली मरतबा आप आए तो मौका नहीं मिला, दूसरी ये अब मैंने फिर आके ये शुरू किया। फिर इसके साथ साथ तो वो फिर उसने एक PR भी बहुत बड़ी बना दी, क्योंकि खासकर लाहौर में रहते हुए आपका अगर फूड का बिजनेस है तो फिर यू नो एवरीवन। तो जो है, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे हमारे ये है कि लाहौर में स्पेशली जो ट्रेंड है कि सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट जो है वो फूड है। उसके अलावा हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। टूरिज्म हमारा फूड है, एंटरटेनमेंट हमारी फूड है, तो ये सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट है हमारी। तो उसमें ये था कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छे, आपके साथ भी दोस्ती हुई, बहुत सारे और दोस्तों के साथ इसी तरह से वहीं पे जो है ना, वहीं पे वो करते करते। तो वो कब तक चला? वो हमने अभी कोई 1 साल पहले बंद किया उसको। उसे बंद करने की वजह क्या? एक्चुअली बस ये था कि वहाँ पे उस जगह पे अब बहुत ज़्यादा रश हो गया हुआ है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शादी हाल और दूसरे मैरिज हाल आसपास बहुत ज़्यादा बन गए, तो इस वजह से हमने फिर उसको अभी बंद किया। लेकिन अभी उस दौरान हमने और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन की मैकाट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन के नाम से। उसमें हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में हम काम करते हैं। फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ पार्टनरशिप करके एयरफोर्स ऑफिसर्स क्लब, अफरोस क्लब के नाम से गुलबर्ग में फाल्कन कम्प्लेक्स के अंदर क्लब शुरू किया। ये तो हो नहीं सकता। तो वो भी अब लाहौर का बहुत ही चार्मिंग प्रोजेक्ट है हमारे। अच्छा, इसका मैं ज़रा पूछना चाह रहा हूँ कि लाहौर में गालिबन जिम खाना, उसके अलावा कैंट में कुछ क्लब मौजूद हैं, या LDA का एक क्लब है शायद। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल, लाहौर में 4 एक्चुअली क्लब हैं, जो एक्चुअली जिम खाना क्लब, फिर उसके बाद DSOM, फिर उसके बाद डिफेंस क्लब, और फिर उसके बाद राया गोल्फ। फिर इसी तरह रॉयल पाम भी था, वो काफ़ी अच्छा तो नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में था। किसी ज़माने में तो आपके ये ख्याल आता है कि हम अपना इस तरह का क्लब, आपने फिर कर भी दिखाया, लेकिन आइडिया क्या होता है और फिर आपने उसको करने के लिए किस तरह से? ये आइडिया यही था कि मैंने क्लब्स को स्टडी किया कि किसी भी क्लब में, लाहौर के जितने भी क्लब्स हैं, मेंबरशिप ही नहीं अवेलेबल थी किसी के पास। अब जिम खाना में इस वक्त 15 ईयर्स का वेट है, डिफेंस क्लब में 10 ईयर्स का वेट है। तो इसी तरह किसी क्लब में मेंबरशिप अवेलेबल ही नहीं थी। दैट मीन द मार्केट वाज देयर।
तो उसको देखते हुए मैंने जो है वो क्लब का बिज़नेस शुरू किया, हमने उसको डेवलप किया। इट वाज अ सेंट्रल लोकेशन। वो करते करते आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिर्फ एक ही चीज़ की शाम को फ़िक्र होती है कि लोगों को बिठाएं कहाँ। वो पूरा रौनक है वहाँ पे, रश लगा तो हुआ। वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है ये कि किस हमारे साल में वहाँ भला पे शुरू हुआ? 7 रेस्टोरेंट्स हैं। ये हमने 2019 में इसको वो किया, इसकी ओपनिंग की। इसको हमने एक्वायर कर लिया था 2017 में, ठीक है। लेकिन फिर ये है कि हमने 2019 में इसको जो है वो प्रॉपरली ओपन किया। अब इसको क्या क्या है inaugurate इस किया। क्लब में? इस क्लब में हमारे जी 7 तो रेस्टोरेंट्स हैं फूड के, क्योंकि अगेन द फूड साइकी, द फूड के हर किसी ने यहाँ पे सबसे पहले क्लब्स को मैंने स्टडी किया कि क्लब्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो लोगों की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अगेन फूड। तो उसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 रेस्टोरेंट्स ओपन कर दिए और वो सातों के सातों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिजी हैं। इसी तरह फिर उसके साथ साथ हमने वहाँ पे स्विमिंग पूल्स, फिर उसके बाद जिम, फिर उसके बाद स्क्वाश कोर्ट्स। अब हमने हाल दो हमारे पास एक छोटी स्पेस है, 27 कनाल्स टोटल जगह है, लेकिन उसको हमने स्पेस मैनेजमेंट करते हुए इस तरीके से मैनेज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस क्लब इज़ नाउ लाहौर के लीडिंग क्लब्स के अंदर शुमार है उसका। और इसकी जो मेंबरशिप वगैरह है वो कैसे मिलती है लोगों को, यानी क्या इसकी कोई फ़ी अच्छी है और इसके साथ कोई रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अच्छा, इसमें हमारी 3 कैटेगरीज़ हैं। हमने एक आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स की, एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स की और एक सिविलियंस की। ठीक है। तो अभी हमने एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, क्योंकि आवाज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई भी क्लब ओवरसीज़ को मेंबरशिप नहीं देता था, तो वो हमने इंट्रोड्यूस करवाई। तो उसमें ये है कि बस एक हमने क्वालिफ़िकेशन प्रोसेस को हमने थोड़ा ईज़ किया। फिर दूसरा ये कि मैंने, हालांकि मैं चाहता तो उसकी हम मेंबरशिप फ़ी को बहुत ऊपर ले जा सकते थे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई ही हमेशा की होती है, की फैक्टर होता है किसी भी प्राइस को हाइक करने के लिए। लेकिन मैंने इसके ऊपर डिसाइड किया था कि हमने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को, हमने मेंबरशिप कॉस्ट को हमने 5 लाख से ऊपर नहीं जाने दिया। आल्दो हमारे सारे कंपेटिटर्स क्लब्स को 10 लाख से ऊपर है उनकी मेंबरशिप। हमने खुद तय कर लिया था कि हमने इससे अगर आप कर देते तो लोगों ने देने थे पैसे, लोगों ने पैसे देने थे। हमारे को नियर 4000 मेंबर्स हैं, 4000 फैमिलीज जो है। अब आप मजीद मेंबरशिप लोगों को दे रहे हैं? हम बहुत कम दे रहे हैं अभी हम, क्योंकि हम थोड़ी सी और मेंबरशिप्स हमारे पास, क्योंकि हम देखते हैं उसका हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ है कि कितने लोग आते हैं रेगुलरली। तो क्या है वैसे उसका अंदाज़ा कि कितने लोग आ जाते हैं? उसमें हमने एवरी मंथ हम रिपोर्ट बनाते हैं एक कि ऑन एन एवरेज 600 to 700 लोग जो है वो हमारे पास पर डे आते हैं। तो हमारे पास कैपेसिटी है 900 तक की। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेंबर्स को इनकन्वीनियंस हो, तो हम 900 से हम वो एक्सीड नहीं करने देंगे। ठीक हो गया।